नमस्कार, मैं हूं मनोज। और अभी कुछ दिन पहले ही मोदी जी ने देश के जनता से, पब्लिक से कुछ अपील की। और वो अपील क्या थी, आज ये समझने की कोशिश करते हैं। उससे बहुत सारे लोग इन चीज़ों का समर्थन करते हैं और उनके साथ रहने की कोशिश करते हैं। जो लोग भाजपा के समर्थन में हैं वो लोग समर्थन कर रहे हैं, और जो लोग समर्थन में नहीं हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं। बहुत सारी जनता ऐसी है जो इन चीज़ों का विरोध कर रही है कि सरकार बहुत अय्याशी से रहती है, बहुत ऐशो आराम से रहती है, और हम लोगों को ये बोल रही है कि आप लोग ये ना करें, ये ना करें, हम लोग भी ऐसा ही करते रहेंगे। आज हम हकीकत में जो अपील मोदी जी ने किया है उसको ये समझते हैं कि इनसे लोगों को अगर व्यक्तिगत लाइफ में इसको लागू करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा और इससे नुकसान क्या होगा। इससे नुकसान भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आप अपने जीवन में चेंज करेंगे तो उससे केवल फ़ायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। तो आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इनसे फ़ायदे क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे, और साथ साथ में ये भी समझ पाएंगे कि इनके लिए कि हम ऐसा क्या करें कि ना तो फ़ायदा हो ना नुकसान हो, बल्कि हम कोई अल्टरनेट तरीके पर चले जाएँ जिससे हमें फ़ायदा ही फ़ायदा हो। तो हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मोदी ने जो 7 अपील की है वो क्या क्या है। सबसे पहले अपील नरेंद्र मोदी की ये है कि उन्होंने ये कहा है कि हमें घर से काम करना चाहिए, यानी वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो हम घर से काम करें। दूसरी अपील जो उन्होंने की है वो है कि वो सोने को 1 साल तक ना खरीदें, जहाँ तक संभव हो सोने को 1 साल तक बिल्कुल ना खरीदें। तीसरी अपील उन्होंने की है कि पेट्रोल और डीजल की बचत करें, जितना संभव हो उतना पेट्रोल और डीजल को बचाएं, ज़्यादा कंजप्शन ना करें। अगली अपील की है जो हम लोग अपने किचन में, अपने खाने में जो तेल का इस्तेमाल करते हैं, जो एडिबल ऑयल है, जो खाने योग्य तेल है, उनका इस्तेमाल को कम से कम करें, ज़्यादा ना करें। अगली जो उनकी अपील है, उन्होंने क्या कहा है कि जो खेतों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल होता है, जो फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, जो कीटनाशक का इस्तेमाल होता है, उनका यूज जो है इस्तेमाल जो है कम से कम करें। अगली जो अपील है वो क्या है कि क्या करना है कि यहाँ पे जो ब्रांडेड सामान है, जो विदेशों से मंगाए गए दूसरे सामान है, जो ब्रांड है उनका इस्तेमाल कम करें। जो विदेशों से आने वाले ब्रांड हैं उनका इस्तेमाल कम करें, और भारतीय जो ब्रांड है, जो स्वदेशी ब्रांड है, उनके इस्तेमाल को बढ़ाएं। और अगली जो सबसे लास्ट अपील उनकी थी वो थी कि जहाँ तक हो सके विदेशी यात्रा ना करें जब तक आपका चलने लायक है, मतलब एसेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है, तो विदेशों में ना जाएं, वहाँ पे ट्रेवल ना करें। तो इनसे सरकार को क्या फ़ायदा होने वाला है या क्या नुकसान होने वाला है, और एक आम जनता को क्या नुकसान होने, जो आम लोग हैं, जो आम पब्लिक है, उनसे क्या नुकसान होने वाला है और क्या फ़ायदा होने वाला है, एक एक करके एक एक पॉइंट को अलग अलग स्लाइड में जो है समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहला है वर्क फ्रॉम होम। अगर आप घर से काम करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, इसको पहले समझते हैं। सबसे पहले फ़ायदे को समझते हैं कि क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहला, अगर आप घर से काम करेंगे तो आपका पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। आप अगर किसी अपने सेल्फ वाहन का इस्तेमाल करते हैं, अपनी खुद की गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका पेट्रोल डीजल का खर्चा बच जाएगा। दूसरा क्या होगा कि आपके टाइम की बचत होगी। जो जाने आने में आपको घर से लेकर कार्यालय तक या अपने जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ तक जाने में जितना भी समय लगता है वो समय आपका बचेगा, और समय बहुत मूल्यवान है। दूसरी चीज़ क्या है कि स्ट्रेस कम होगा। जब आप कार्यालय जाके काम करते हैं तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस होता है, और जब आप अपने परिवार के बीच में काम करेंगे तो स्ट्रेस कम होगा। कम क्यों होगा? जब आप चाहेंगे तब आपको खाना मिल जाएगा, जब आप चाहेंगे तब आपको चाय मिल जाएगी। साथ साथ में अपने परिवार के साथ में थोड़ा बहुत बीच बीच में जब आप अपने काम के बीच में ब्रेक लेंगे तो उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेस बहुत कम होगा, आपका तनाव कम होगा, और जो और लोग हैं आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं वो बात बात में आपको टोकेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं। जो आपके सुपीरियर होते हैं, बॉस जो होते हैं, जो आपको बात बात में ताने मारते रहते हैं, वो आपको एक ही बार में हिसाब लेंगे, शाम के टाइम में आपके काम का हिसाब लेंगे और बार बार वो आपको टोकेंगे नहीं। तो इन सब चीज़ों की बचत होगी, और ये आप जो है अपने परिवार के साथ में समय व्यतीत कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहेंगे। लेकिन घर पे काम करने से बहुत सारे नुकसान भी है। उन नुकसान को समझते हैं कि अगर आप घर से काम करेंगे तो उनसे क्या क्या नुकसान होने वाला है। सबसे पहला जो नुकसान है वो है आपका जो समाज के साथ में, लोगों के साथ में आपका इंटरेक्शन कम हो जाएगा। यानी कि आप लोगों के साथ में जितने ज़्यादा लोगों से मिलते थे, जुलते थे, आप बातचीत करते थे, वो लोग आपको नहीं मिल पाएंगे। रास्ते में जाते समय आप कई लोगों से बात कर लेते थे। अगर कहीं रास्ते में आप रुकते थे तो कई जगह चाय पी लेते थे, वहाँ पे भी आपकी बातचीत हो जाती थी। तो ये बातचीत आपके साथ में नहीं होने वाली है क्योंकि आप बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये इससे नुकसान है। दूसरा नुकसान क्या है? टीवी और मोबाइल से प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जब आप घर में रहेंगे, जब आप ड्यूटी पे रहते हैं, जॉब पे रहते हैं, जो आपका पर्सनल मोबाइल होता है, कई लोगों के पास में तो होता ही नहीं है, और कई लोगों के पास में होता भी है तो कई सारी बाउंडेशन की वजह से इसको लोग कम से कम यूज कर पाते हैं। और जब घर में रहेंगे तो बार बार आप अपना मोबाइल देखते रहेंगे, आप टीवी के साथ में भी जुड़े रहेंगे, तो इसके साथ में आपका लगाव ज़्यादा हो जाएगा, जुड़ाव ज़्यादा हो जाएगा, और इनसे आप परेशान भी हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़ क्या है कि हर जॉब में ये चीज़ें घर से काम करना पॉसिबल नहीं है। अगर लोग ऑफिस नहीं जाएंगे तो बहुत सारे काम ठप हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के काम करने की जगह बहुत सारी मशीनें। अब घर पे काम करना उन्हीं काम में पॉसिबल है जो काम ऑनलाइन होते हैं, जो इंटरनेट से जुड़े हुए काम है, और कंप्यूटर में काम नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो काम है वो घर पे किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल गलत है। जो काम इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ है वो काम घर से नहीं किया जा सकता है। ऑनलाइन वही काम किया जा सकता है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, जो जैसे IT सेक्टर का काम, कई सारे मैनेजर के रोल जो इंटरनेट पे काम करते हैं और बहुत सारे लोगों की टीमों के साथ में काम करते हैं। तो ये सब सारे फायदे हैं। अगर आप घर से काम करेंगे तो ये सारा फायदा मिलेगा, और ये बहुत सारे नुकसान होंगे। अब अगली चीज है, दूसरी अपील जो है वो सोना ना खरीदने के लिए बोला गया है कि अगर आप सोना ना खरीदें, 1 साल तक जहां तक संभव हो आप सोना बिल्कुल ना खरीदें। इनसे क्या फायदा होगा? अब जो सोना है, जो गोल्ड है, उनका ज्यादा से ज्यादा इंडिया में आयात होता है। अपने पास सोना पैदा नहीं होता है, विदेशों से आता है। अगर हम लोग सोना परचेज करेंगे, सोना अगर हम लोग खरीदेंगे
तो सोना जो होता है वो डॉलर में खरीदा जाता है। वो अमेरिका में ज़्यादा मजबूती आएगी, उनको ज़्यादा टैक्स मिलेगा, उनको टैक्सेशन उनको ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा फायदा मिलेगा। भारत में जो सोना पैदा होता है वो मात्र जो है 1 से 2 टन सोना एक साल में पैदा होता है, यानी कि 10 से 20 कुंटल के बीच में ही एक साल में सोना निकलता है। और भारत में अगर आप इसकी डिमांड सुनेंगे, एक साल में जो डिमांड होती है, जो डिमांड है वो कम से कम 800 से 900 टन के बीच में, यानी 8,000 से 9,000 कुंटल के बीच में इतना सोना एक साल में नए सोने लोग खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं भारत में। अब ये ज्वेलरी के फॉर्म में भी हो सकते हैं, सिक्कों के फॉर्म में भी हो सकते हैं, और बहुत सारे ईंट के फॉर्म में, जो उसके ईंट आते हैं, जो कॉइन, जो बड़े बड़े ईंट आते हैं 100 ग्राम के, 50 ग्राम के, बहुत सारे जो बड़े बड़े ईंट आते हैं प्योर फॉर्म में, जो 24 कैरेट का गोल्ड मिलता है, वो इनमें भी हो सकता है। लेकिन इतनी सारे सोने की डिमांड है, और ये सब सारा सोना 10 कुंटल सोने को छोड़कर बाकी सब विदेशों से आयात किया जाता है, मंगाया जाता है। अब इनसे क्या फायदा होगा? एक तो देश में और आपकी खुद की आर्थिक मजबूती रहेगी। सोना आपको फ्री में नहीं मिलता है, जब भी आप सोने को परचेज करते हैं तो आप उनको उसके बदले में कुछ पैसे देते हैं, और आज के दिन में जो इसका रेट है वो लगभग 1,60,000 के आसपास में है। जो 24 कैरेट का जो गोल्ड है उसका दाम 1,60,000 के आसपास में है। शहर टू शहर थोड़ा वेरी कर सकता है और ऊपर नीचे होता रहता है, तो इनमें बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं। देश में आर्थिक मजबूती आएगी, क्योंकि आप जो है डॉलर में चीज़ें नहीं खरीदेंगे, डॉलर में खरीदने के बजाय आप कोई और चीज़ उन पैसों का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा चीज़ क्या है, आपके अंदर भी मजबूती आएगी। इन सोनों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप भी मजबूत बनेंगे और कहीं और इन्वेस्ट करें, दूसरे विकल्पों में आप निवेश करेंगे। जब सोना नहीं खरीदेंगे तो अगर आपके पास पैसा बचत होता है, आप सेविंग करना चाहते हैं, तो आप एफडी करेंगे, आरडी करेंगे, या दूसरे शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में एसआईपी करेंगे, या कहीं और निवेश करेंगे। तो उनसे क्या होगा, अब जो सोने की जो खरीदारी है, सोने में जो निवेश है, उसको लोग बहुत नकारात्मक रूप से देखते हैं। अगर आप किसी ज्वेलरी को खरीदते हैं, ज्वेलरी को परचेज करते हैं, तो ज़्यादा फायदे का सौदा नहीं है, फायदेमंद का सौदा नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्वेलरी जो होती है उनमें ज्वेलरी कास्ट और डिजाइनिंग कास्ट, बहुत सारे उसमें मूंग पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। जब उनको आप बेचने के लिए जाते हैं तो उनकी कास्ट बढ़ के ना कुछ कम हो जाती है, मतलब जो जिस कास्ट में आपने उस सोने को खरीदा है उसी कास्ट में रहता है। इसीलिए बहुत सारे लोग ये सजेशन देते हैं कि आप ज्वेलरी ना खरीद करके, जो उनके ईंट मिलते हैं, जो उनके सिक्के मिलते हैं, उनको खरीदें, ज्वेलरी ना खरीदें। तो ये कांस्टेंट रहता है, बढ़ता नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो सोने का जो दाम था, 10 ग्राम सोने का रेट जो था 88 रुपए के आसपास में था, 90 रुपए के आसपास में था, और आज वही सोना 1,60,000 रुपए के आसपास में। लेकिन 88 रुपए में आपको उस समय जितने सामान मिल जाते मार्केट में, आज 1.5 लाख रुपए में आपको उतने सामान मार्केट में नहीं मिलेंगे। यानी कि जब आपको परचेजिंग जो पावर है वो उतनी नहीं रह जाती है, महंगाई इतनी बढ़ जाती है, तो आप उसको बेचेंगे भी तो आपको उतने सामान नहीं मिल पाएंगे। 88 रुपए में जो मेडिकल फैसिलिटी आपको आज़ादी के समय में मिल जाती है, वो मेडिकल फैसिलिटी आजकल 1.5 लाख रुपए में शायद हो सकता है ना मिल पाए। तो उनका जो रेट होता है कांस्टेंट होता है। तो ये सब सारे फायदे हैं, ये सब सारे फायदे हैं। अगर फायदे मिलेंगे आपको, आपकी बचत होगी, आपके पैसे नहीं खर्च होंगे। और दूसरा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? नुकसान भी होने वाला है। अगर ये सोना परचेज नहीं करेंगे तो बहुत सारा नुकसान हो रहा है। भारत में सोना जो होता है वो केवल मतलब ज्वेलरी के लिए नहीं, फैशन के लिए नहीं, निवेश के लिए नहीं, बल्कि आपातकालीन सुरक्षा का भी काम करता है। बहुत सारे लोग सोना खरीद के रखते हैं, जब कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है या बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है तो वो लोग सोना बेच देते हैं और उससे शिक्षा को परचेज कर लेते हैं, या फिर बहुत सारी मेडिकल सर्विस ले लेते हैं। तो ये वाली चीज़ों की कमी आ जाएगी अगर आप लोग सोना नहीं खरीदेंगे। दूसरा चीज़ क्या होगा, पारिवारिक और सांस्कृतिक इंपॉर्टेंस भी है इसका, और इससे बहुत सारे वाद विवाद भी हो सकते हैं। जब भारत में बहुत सारी शादियाँ होती हैं तो सोने के रूप में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की मांग करते हैं, और उन मांग में लोग सोने की मांग करते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के रिश्ते खराब हो जाएं, बहुत सारे लोगों की शादियां बिगड़ जाएं, बहुत सारे जो रिश्ते लोग करना चाहते हैं वो रिश्ते ना कर पाएं, और शादी के टाइम पे जब फंक्शन हो रहा हो तो वहाँ पे बहुत सारे लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाए और शादियां टूट भी सकती हैं। ऐसे नौबत में अगर आप ये सोना परचेज नहीं करेंगे तो ये सब सारी नौबत आ सकती है, और ऐसा हकीकत भी है। क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब छोटी सोच के लोग हैं। जो लोग को देना होगा वो लोग कहेंगे मोदी ने बोला है सोना नहीं खरीदना है, और जिन लोगों को पाना होगा लोग बोलेंगे कि अगर खरीद लोगे तो क्या हो जाएगा, सोना तो मिल रहा है। तो ऐसे में वाद विवाद की जड़ बन सकती है। साथ साथ में बहुत सारे पारिवारिक तनाव भी हो सकते हैं। जो महिलाएं हैं वो बहुत सारे त्योहारों में सोना को परचेज करती हैं, बहुत सारे जो फेस्टिवल हैं उनमें परचेज करती हैं और अपने पति से गिफ्ट के रूप में लेती हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे वाद विवाद हो सकते हैं। अगर कोई एक पति किसी पत्नी के लिए अगर ये सोना ले आया और दूसरे ने नहीं लिया तो ये परिवार में विवादों की जड़ बन सकती है, और ये लड़ाई काफ़ी हद तक आगे जा सकती है। तो ऐसी नौबत भी आ सकती है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये इसका ड्रॉबैक है, अगर सोना नहीं खरीदेंगे तो यह भी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा क्या है, रोजगार पर असर पड़ेगा। बहुत सारे लोग इन सोने के रोजगार के साथ में जुड़े हुए हैं। विदेशों से सोना लाने से लेकर, यानी जो मार्केटिंग सेक्टर में है, जो उनमें है, जो वहाँ से लेके आते हैं, डिजाइनिंग, जो इनकी डिजाइनिंग की जाती है, विदेशों से कच्चे सोने खरीदे जाते हैं, 24 कैरेट सोने खरीदे जाते हैं, और फिर उनको मेल्ट करने के बाद में डिजाइनिंग की जाती है, और इनसे कम से कम 40 से 50 लाख लोग जुड़े हुए हैं। मतलब बहुत सारी ज्वेलरी की दुकानें हैं, वो लोग प्रभावित होंगे, और वो लोग उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सोना नहीं खरीदेंगे तो उनकी दुकानें डूबेंगी, उनका रोजगार डूबेगा, उनका व्यापार डूबेगा। तो ये सब सारे ड्रॉबैक हैं। अब इसका सोल्यूशन भी है कि जो ये सोने की कास्ट है आप सोने को फिजिकल फॉर्म में, यानी कि ज्वेलरी या सिक्के ना खरीद करके इनको बॉन्ड में, गोल्ड बॉन्ड में अगर इन्वेस्ट करते हैं, या जीबी जैसे बहुत सारे बॉन्ड हमारे बीच में अवेलेबल हैं, और साथ साथ में अब गोल्ड के बहुत सारे ETF भी होते हैं। तो अगर ये इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फायदा भी मिलेगा और आपका सोना भी बचा रहेगा। जब आने वाले दिनों में अगर सोना महंगा हो गया तो उतने क्वांटिटी में आप 1 साल के बाद में उतना सोना खरीद सकते हैं। ये एक तरीका है जिससे आप बेटर तरीके में जा सकते हैं। तो ये सब सारे सोना खरीदने के फायदे हैं और नुकसान भी हैं। आप अगला समझते हैं कि अगर आप जो है पेट्रोल और डीजल का उपयोग जो है कम करेंगे तो इनसे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, ये समझते हैं।
सबसे पहले आपके पैसे की बचत होगी, और आपके पैसे की बचत होगी तो जो गवर्नमेंट जो ये डीजल और पेट्रोल जो ये कंपनियां हैं जो खरीदती हैं और डॉलर में खरीदनी है, अमेरिकी सरकार को कम से कम फायदा मिलेगा, क्योंकि उसको टैक्स नहीं मिल पाएगा। जब डॉलर में जब जो चीज़ें परचेज करते हैं उनको टैक्स मिलता है, और उनका जो ये डॉलर होता है बढ़ता हुआ चला जाता है, और रुपए की वैल्यू जो होती है घटती हुई चली जाती है। पेट्रोल डीजल और इन सब चीज़ों की क्राइसिस जो है अभी युद्ध की वजह से है, और सारे कंट्री में प्रॉब्लम है, सारे देशों में प्रॉब्लम है। तो पैसे की आपकी बचत होगी, कम से कम इस्तेमाल करेंगे, आपके खुद के पैसे बचेंगे। दूसरा जो इन्वायरमेंट है उनका संरक्षण होगा, यानी पॉल्यूशन कम से कम होगा, पॉल्यूशन कम हो जाएंगे। तीसरा क्या है कि आपका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर रहेगा। क्यों बेहतर रहेगा? क्योंकि जब आप इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप साइकिल का इस्तेमाल करेंगे, अपने ऑफिस में जो है पैदल जाएंगे, और बहुत सारे लोग दिखावा करने के लिए अभी इन सब चीज़ों की शुरुआत भी कर चुके हैं जिससे पब्लिक मोटिवेट हो। लेकिन ये लोगों को अपने जहन में उतारना चाहिए। अगर आपका कार्यालय जो है अगर 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, तो आपसे आप आराम से साइकिल चला के जा सकते हैं। अगर आपका कार्यालय 1-2 किलोमीटर दूर है तो आप पैदल भी जा सकते हैं, 3 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, तो जो मॉर्निंग वॉक करने के बजाय आप अपने ऑफिस भी जा सकते हैं और साथ साथ में मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। और जो आपके पास में गाड़ी है, जो अवेलेबल है, पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियाँ हैं उनकी लाइफ लंबी हो जाएगी, क्योंकि उनको आप कम से कम इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, और सीधे पेट्रोल डीजल पे तो बचत होगी ही। यहाँ पे साथ साथ में जो आप सर्विसिंग करवाते हैं, आपका जो टायर घिस जाता है, ये सब चीज़ें आपकी बच जाएंगी और उनकी उम्र जो है लंबी हो जाएगी। लेकिन अब इसके साथ साथ में इनका नुकसान भी है। अगर पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल किया जाएगा तो समय की कमी पड़ जाएगी। जब आप पैदल चलेंगे ज़्यादा समय लगेगा, साइकिल चलाएंगे आपका समय ज़्यादा लगेगा, आपको ऑफिस जाने में ज़्यादा समय का इस्तेमाल करेगा, तो जो आप समय है वो आपको ज़्यादा लगेगा, आपकी समय की कमी होगी, समय कम पड़ जाएगा। दूसरा क्या है, आराम की कमी होगी। जब आप पैदल चलेंगे, साइकिल चलाएंगे, ज़्यादा थक जाएंगे, ऑफिस में भी काम करेंगे तो आपको थकान ज़्यादा लगेगी और आप आराम नहीं कर पाएंगे। शुरुआत में आपकी लागत अलग हो सकती है। अगर आपके पास ईवी नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके पास में नहीं है, तो आप उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। अभी मैं बहुत सारे रील देख रहा था, वीडियो देख रहा था, वहाँ पे बहुत सारे नेता नई नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, नए नए डिजाइन की गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। बहुत सारी जो बाइकें हैं, ईवी बाइक को परचेज कर रहे हैं, तो उनमें अलग से पैसे लगेंगे। एक आदमी अगर आम आदमी इसको खरीदेगा, और जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है अपने भारत में महंगी है, उनको सरकार को सस्ता करना चाहिए। जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं उनसे उनकी कॉस्ट को कम करना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ होगा, शुरुआत में लागत ज़्यादा लगेगी। साइकिल परचेज करें, चाहे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल या सोलर से चलने वाली गाड़ियों को परचेज करते हैं, तो वो भी आपको महंगी पड़ने वाली है। तो ये सब सारे नुकसान है। साथ में मौसम की मार, अगर आप पैदल जा रहे हैं और आप साइकिल चला रहे हैं और बहुत ज़्यादा धूप है तो आपको धूप में तपना पड़ेगा, धूप लगेगी और आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है, आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। तो ये सब सारे नुकसान है। अगर आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसके फायदे हैं और नुकसान है। अगला समझते हैं कि खाना पकाने का जो कुकिंग ऑयल है उनका इस्तेमाल आप कम करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि अपने देश में खेती तो होती है, एग्रीकल्चर तो होता है, लेकिन जो ये पाम ऑयल है, जो एडिबल ऑयल है और जो रिफाइंड ऑयल है, इसका जो है 60% के आसपास में इसका आयात होता है, यानी कि मंगवाया जाता है। जाहिर सी बात है कि हम इसको इसमें खरीदते हैं, डॉलर में खरीदते हैं, और ये अमेरिकी सरकार को ज़्यादा टैक्स मिलेगा, उनका डॉलर ऊपर जाएगा, अपना रुपया नीचे आएगा। ये सबसे पहला नुकसान है। तो इसीलिए मोदी ने रिक्वेस्ट किया है कि आप खाने के तेल को कम करें। लेकिन इसके साथ साथ में और भी बहुत सारे फायदे और नुकसान हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहला फायदा है कि वजन पे नियंत्रण होगा। आपका जो वेट बढ़ रहा है और एक बीमारी का रूप ले रहा है, वो वजन कम हो जाएगा, आपका फैट्स आपकी बॉडी में कम होगा अगर तेल का आप कम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा क्या है, स्वास्थ्य, जो हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, कोलेस्ट्रॉल जो जमा हो रहे हैं आर्टरी और वेन्स में, और वाल्व के अंदर जो बहुत सारे ये फैट जमा हो रहे हैं, ये कम हो जाएंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साथ साथ में डायबिटीज में सुधार होगा, क्योंकि एंटी रेजिस्टेंस जो होता है, जो इंसुलिन एंटी रेजिस्टेंस होता है, उन पे फैट्स एक्ट करते हैं, उनको अच्छे से बढ़ने नहीं देते हैं, ज़्यादा बढ़ने। जब इनका इस्तेमाल कम करेंगे तो एंटी रेजिस्टेंट जो है वो बढ़ जाएंगे और आपका मधुमेह जो है बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, और ये बीमारियां आने वाले दिनों में आएंगी भी नहीं और काफ़ी लोग स्वस्थ रहेंगे। साथ साथ में जो प्राकृतिक स्वाद, जो साग होता है, जो सब्जियां होती हैं और जो अपना चावल दाल होता है, ऑयल के चक्कर में उनका स्वाद मर जाता है, उनका स्वाद मर जाता है, तो आप नेचर के जो बाकी स्वाद हैं वो अपनी जीभ पे ले पाएंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। साथ साथ में सेविंग मनी, और जब आप तेल का इस्तेमाल कम करेंगे, और तेल बहुत महंगे हैं, इतने सस्ते नहीं है। आज 1 लीटर की कीमत कम से कम 200 रुपये के आसपास में, 170, 180, 190 के आसपास में मिलता है। जब इन तेल का इस्तेमाल आप कम करेंगे तो ये चीज़ें जो है कम हो जाएगी। अब जो क्या है कि अभी हाल में 60 ml के आसपास में एक आदमी औसत ये तेल का इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, जो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज़्यादा है। अभी समझते हैं कि कितना तेल हमें एक दिन में इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें लगभग एक दिन में 10 से 15 ml इस्तेमाल करना चाहिए। 10 से 15 ml से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और हम लोग 60 ml कर रहे हैं, यानी 5 गुना ज़्यादा कर रहे हैं। 12 पंचे 60, 5 गुना ज़्यादा ऑयल एक आदमी इस्तेमाल कर रहा है। हो सकता है कोई गरीब आदमी हो और तेल को ना खरीद पाता हो, कम करता हो, लेकिन औसतन जो एक आदमी तेल को इस्तेमाल करता है, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं और जो बड़े परिवार हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फैट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये 5 गुना ज़्यादा है। और ये 15 से 20 सालों में ये लोग तेजी से इनका जो बढ़ाव है, बड़ा है, लोगों के पेट बढ़े हैं, हार्ट की बीमारियां बढ़ी हैं और मधुमेह जैसी बीमारियां बढ़ गई हैं। तो ये सब सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं अगर तेल का इस्तेमाल कम करेंगे। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, आपकी बचत भी होगी और आप आगे बढ़ेंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ में अगर आपने बहुत कम कर दिया, अगर इस तेल को बहुत कम कर दिया, तो आपको नुकसान भी होने वाला है। पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे विटामिन जो होते हैं, विटामिन के, विटामिन डी है, इनका जो सिंथेसाइज होता है, जो इनका ये डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में, ये फैट्स की वजह से होता है। अगर फैट्स कम हुआ तो इनकी सिंथेसिस नहीं होगी और इनसे होने वाली बहुत सारी बीमारियां शरीर में फैल जाएंगी, तो इसके नुकसान है। तो इन तेल को बहुत कम नहीं करना है, बल्कि डेली बेसिस पे 10 से 15 ml हमारी बॉडी को ये एडिबल ऑयल चाहिए तो चाहिए। पाचन की समस्या हो सकती है अगर ये फैट्स पेट में नहीं जाएंगे,
तो ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिटी होगी, एसिडिटी प्रोड्यूस होगी और हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाएगा और इनसे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो ये नुकसान है। दूसरी, त्वचा और बालों का रूखापन हो सकता है। जब आप ये ऑयल का इस्तेमाल कम करेंगे तो आप स्किन आपकी रूखी हो जाएगी, उनमें बहुत सारी इचिंग प्रॉब्लम हो सकती है और आपके बाल भी टूट सकते हैं, क्योंकि जब नमी रहती है, जब मॉइस्चराइज रहते हैं तो बालों का टूटना कम से कम होता है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ साथ में आपको वीकनेस आ सकती है, क्योंकि बॉडी में जो फैट्स है ये बहुत ज़्यादा एनर्जी देने का काम करता है। तो आपके फैट्स की कमी हो जाएगी और आपके बॉडी में वीकनेस आ जाएगी। क्या अच्छा सॉल्यूशन है, किस तरफ हमें जाना चाहिए? एक दिन में 10 से 15 ml से ज़्यादा ऑयल नहीं खाना चाहिए। जो एडिबल ऑयल है, जो सब्जी में और अपने खाने के साथ में जिन तेल का इस्तेमाल करते हैं, 10 से 15 ml से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ साथ में हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो ये तेल हम विदेशों से मंगवा रहे हैं वो हमें देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें पशुपालन बढ़ाना होगा, जो भारत में पशुपालन की बहुत कमी हो रही है। अगली चीज है कि मोदी जी ने कहा है कि हमें रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। इसका रीजन क्या है? जो फर्टिलाइजर्स हैं, ये हम लोग जो है विदेशों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है हमारे पास में। जो इसके कच्चे माल हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूनिट तो लगी हुई हैं, लेकिन जो इनके कच्चे माल हैं, वो कच्चे माल जो हैं वो हम लोग विदेशों से परचेज कर रहे हैं। यूरिया में 20% का जो आयात है विदेशों से मंगवाने का काम है, विदेशों से होता है। जाहिर सी बात है, जब हम विदेश से कोई चीज़ खरीदेंगे डॉलर बढ़ेगा, क्योंकि इनको टैक्स ज़्यादा मिलेगा। अगर साथ साथ में डीएपी जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग खेतों में, ये 50% हम लोग विदेशों पे डिपेंडेंट है। और एक बहुत बड़ी बीमारी है जो एमपीओ है, एमओपी है, माफ कीजिएगा, और जो पोटास है उसके ये हमारे पास 0% पैदा होता है और इसके लिए हम विदेशों पे 100% डिपेंडेंट हैं। और ये जो सऊदी अरेबियन जो कंट्री है, जो मिडिल ईस्ट है, इनसे हम इन पे डिपेंडेंसी है और यहाँ से हम लोग लेते हैं। तो इनका एक ही सॉल्यूशन है कि हम लोग ऑर्गेनिक कल्चर की तरफ जाएं और उसके लिए हमें पशुओं को बढ़ाना होगा। एक नुकसान ये है कि जब हम पशुओं को बढ़ाएंगे तो हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा लेबर करना पड़ेगा। ये है कि यहाँ पे रोजगार भी बढ़ेगा अगर कमर्शियल स्केल पे लोग करते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम पेड़ों का इस्तेमाल करके, खरपतवार का इस्तेमाल करके हम ज़्यादा खाद को पैदा कर देंगे, तो उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेड़ों का नुकसान भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान देने की, तो यहाँ फायदा भी है, नुकसान भी है। और ये जो पोटास है, ये जो यूरिया है, ये हमारे स्वास्थ्य को और हमारे खेतों को बंजर बना रहे हैं। आने वाले दिनों में इनकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, तो हमें इन्हें रिमूव कर देना चाहिए। अगली चीज़ है, हमें जो विदेशी ब्रांड हैं, जो कपड़े हैं, वो विदेशों से जो आते हैं उनकी खरीदारी कम करनी चाहिए। अब इनको मंगवाने का काम सरकार ही करती है, क्योंकि हमारी नीड है, हम लोग डिमांड करते हैं। जैसे जहाँ की पब्लिक होगी वहाँ की सरकार उसी तरीके से काम करेगी, बिल्कुल जायज़ है। तो ये जो ब्रांड है इनकी खरीदारी कम करनी चाहिए, डॉलर विदेशों में कम जाएगा और हम लोग ज़्यादा संपन्न होंगे। तो अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। जो लोग अलग अलग क्षेत्रों में, जो लोगों को दिखाई देता है कि यहाँ के बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के बाद में अगर छोटे छोटे काम को शुरुआत करें और गवर्नमेंट उनका सपोर्ट करे, ऐसी पॉलिसी लाए तो उनको उठाने का काम करे और अपने लोगों के काम को पसंद करें, तो लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा और लोग ज़्यादा डेवलप करेंगे। अगर लोग डेवलप करेंगे तो देश भी डेवलप करेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि इन्होंने कहा है कि जो हवाई यात्राएं हैं, जो विदेश जाने का काम है, वो 1 साल तक कम कर दें, जब जरूरत हो तभी जाएं। बहुत सारे लोग यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर टीका टिप्पणी भी करते हैं कि सरकार के लोग विदेश जाते रहते हैं, प्रधानमंत्री खुद विदेश जाते रहते हैं, लेकिन दूसरों को बोल रहे हैं। तो जो गरीब लोग हैं वो कभी विदेश नहीं जाते और शायद उनका विदेश जाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। और जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जिनकी आमदनी जो है लोअर स्तर से बहुत ज़्यादा है, वो लोग घूमने के लिए और कुछ खास जगहों की कुछ ट्रिप के लिए और लोगों को दिखाने के लिए विदेश जाते हैं। तो वो लोगों को क्या करना चाहिए कि ये विदेशी यात्राओं में क्या होगा कि इनमें पेट्रोल डीजल भी खत्म होता है, लेकिन यहाँ पे एक गवर्नमेंट को ड्रॉबैक भी होगा। जब लोग इसका इस्तेमाल कम करेंगे तो जो टैक्स इन पे मिलता है वो घट जाएगा। यहाँ पे नुकसान भी, ऐसा नहीं है कि फायदा, लेकिन जो लोगों की अपनी आर्थिक स्थिति होगी वो मजबूत होगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का आई होप सो आप इस वीडियो को समझे होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।